हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉयशाला में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का एपिसोड बहुत खास होगा क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल मॉडल, एक्टर और एक वॉइस एक्टर। मैं बात कर रही हूँ वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वर्सेटाइल मिस्टर अमरिंदर सिंह सोडी जी, द वन एंड ओनली अमरिंदर सिंह सोडी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉयशाला में। Thank you so Thank much you. for your time. Thank you so much for coming and joining us. So I'm really happy and honored. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ruchi, for having me on your show. Thank you so much. तो सर, हर आर्टिस्ट की लाइफ जो है ना, वो उतार चढ़ाव, दुख सुख, धूप छांव तो चलती ही रहती है और साथ में चलती है स्ट्रगल के साथ साथ लर्निंग। तो डेफिनेटली आपकी एक स्टोरी रही होगी, तो हम वो जानना चाहते हैं आपका चाइल्डहुड, कैसे आप इंडस्ट्री में आए, कैसे आपको ये दिमाग में आया कि भाई मुझे वॉइस एक्टिंग करनी है, आई वांट टू बिकम अ एक्टर। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। मैं रुचि शुरू से ही आर्ट्स में मेरा बहुत ज्यादा आर्ट्स की तरफ रुझान था मेरा। हम्म। स्कूल में मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स रहा है और ड्राइंग वगैरह में मैं बहुत अच्छा था शुरू से ही। वाओ। मैं काफी सारे ना स्केचेस बनाया करता था। मुझे अभी याद है, मैंने एक इराकी लीडर जो सद्दाम हुसैन थे, उनका एक स्केच बनाया था मैंने। ओके। मतलब वो कैसे मतलब किस तरह से वो स्केच इतना अच्छा बना, मुझे खुद में मतलब आज तक मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो हूबहू सद्दाम हुसैन के बहुत ही क्लोज था वो स्केच। ओके। और जिस चीज को मैंने दिखाया, मैं आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तेरा हाथ इतना अच्छा है ड्राइंग में, तू इसी को अपना पैशन है, इसी को परस्यू करो और इसी को अपना कुछ प्रोफेशन बनाओ इससे रिलेटेड। हैविंग सेड दैट, मैं उतना ज्यादा ड्राइंग की तरफ नहीं जाना चाहता। तो मैं सच बताऊं, मेरे मेरे कुछ एस्पिरेशंस कुछ अलग थे। ओके। मैं सिंगिंग भी करता रहा हूँ स्कूल कॉलेज लेवल पे, हालांकि बहुत ज्यादा रियाज और ये सब नहीं किया मैंने। बट कुछ भी आर्ट से रिलेटेड आप कुछ भी बोलिए और मेरा मेरा उस तरफ रुझान। फिर एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे मर्चेंट नेवी में जाने का शौक था। वाह। हम पेरेंट्स को कह दिया कि मुझे बस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। उस हिसाब से मैंने अपनी सारी तैयारी करनी शुरू कर दी। एंड आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, आई हैव टू सिस्टर्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मर्चेंट नेवी का तो हमने देखा है, यू नो हाउ इट इज। 6-6 8-8 महीने आप घर नहीं आ पाते हैं और आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। एज एन आप जब जब आपकी जरूरत होती है तो आप नहीं पहुंच पाते हैं फॉर ऑब्वियस। करते करते बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लगे, समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर एक स्टेज पे जाके मैंने फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन किया। मैंने मुंबई से ही वो कोर्स किया और उसमें मैंने टॉप किया अपने बैच में। मुझे पेरिस अमेरिकन एकेडमी फ्रांस से स्कॉलरशिप की ऑफर भी आई इनफैक्ट। वंडरफुल। हाँ जी, वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स इज अ वेरी बिग नेम इन दिल्ली, इज फैशन सर्किट में। ट्रू उन्होंने ट्रू। इनफैक्ट मुझे इनवाइट किया कि आप आओ, मेरे पास आओ, वी कैन डू समथिंग। बट उस वक्त तक ऐसा हो चुका था कि मैं मुंबई में, आई डेंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई। मुझे था कि अब मुझे जो करना है यही करना है। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई जॉब मिलता है किसी एक्सपोर्ट हाउस में या किसी में, आई वुड लाइक टू परस्यू। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हो गया कि मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। 90s का दौर था जब पंजाबी पॉप गाने जो थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। आपको याद बहुत पॉपुलर, या है? ट्रू। या सुखविंदर सिंह एंड ऑल। Yeah, Sukhinder Singh, Kareem, and every new day some of the other new singer was या coming in the market. ट्रू। तो मेरे एक फ्रेंड, हम लोग एक गैदरिंग में थे, उन्होंने कहा यार एक सिख मॉडल की जरूरत है किसी को, तो व्हाई डोंट यू ट्राई। मैंने कहा मुझे तो इस चीज के बारे में बिल्कुल कोई अंदाजा है नहीं कैसे क्या है, एंड आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर दिस। बोला नहीं यार, एग्जैक्टली यही लोग मुझे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो इफ यू वांट आई कैन गिव यू देयर नंबर, यू गेट इन टच विद देम। अगर होगा तो ठीक है, नहीं हो तो मत करना। मजाक मजाक में ही बात हो रही है सारी, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। था। अगले दिन उसका कॉल आता है मुझे कि क्या तूने कॉल किया उनको। मैं कहा, आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस? ही सेड यस ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। बोला प्लीज आप एक बार कॉल तो कर लो उनको। तो मैंने झिझकते कॉल किया उनको, एंड दे सेड नंदर आपके कोई फोटोग्राफ्स वगैरह हैं? तो आई हैड टू क्लियर माय सेल्फ। सर मेरा बिल्कुल इस चीज के बारे में कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं है। क्या एक्टिंग होती है, क्या अब ये मॉडलिंग होती है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। इसे ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैं मिला उनसे, तो जैसे होता है ना ऑफिस में आप किसी के एंटर करते हैं, तो एक जो उनका जो रिएक्शन था कि दिस इज द लुक आई वांटेड। यही चाहिए, दिस इज द वन। तो जैसे कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये हमारे फोटोग्राफर हैं,
आप कुछ मत कीजिए, आप कोई पोर्टफोलियो मत कराइए, सिर्फ एक 3-4 फोटोज मुझे आपके अच्छे चाहिए, क्योंकि आपने इस फील्ड में ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो आई गाइड यू थ्रू। बट आई मस्ट टेल यू कि आप जैसे सिख मॉडल्स की इस वक्त इंडस्ट्री में जरूरत है। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। उसके लिए तो मैं पूरी तरह से, मुझे नहीं पता था व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, बिकॉज एक नया प्रोफेशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, जो मेरे पुश्तों में कभी किसी ने नहीं की थी, तो अचानक मतलब आई एम बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स दैट। तो मैंने उनसे वो नंबर लेके यहाँ आर बैंड्रा में एक फोटोग्राफर थे, उनके पास उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मैं आपके सिर्फ 4 फोटोज दूंगा आपको, आपका मिड शॉट, फुल लेंथ, क्लोज और एक प्रोफाइल फोटो। तो ये आप प्लीज आप जाके उनको दे दीजिएगा, एंड आई एम श्योर यू गेट गुड वर्क। उनका भी यही कहना, कहते ना कि जस्ट थिंग्स वर अलाइनिंग वन आफ्टर अनदर, कि ये होना तय था। मतलब वो डेस्टिनी। कोऑर्डिनेटर भी वही बात बोल रहा है, और वो फोटोग्राफर भी यही बात बोल रहा है कि आप प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा। यू हैव दैट मॉडल लुक, थोड़ा सा जो चाहिए इंडस्ट्री में वो है, तो यू मस्ट ट्राई। मैं वो फोटो लेके गया उनके पास। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे भेज दिया एक म्यूजिक वीडियो के उसके लिए। उन्होंने कहा कि लॉन्जी कोरियोग्राफर हैं, लॉन्जी जो इन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता था। ओके। उनके पास तब वो अपकमिंग कोरियोग्राफर थे, काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, बट अब एक बड़ा नाम है। नाम हो चुका है। हाँ जी। उनके पास उन्होंने मुझे भेजा, मैं गया, मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सॉन्ग है, मैं आपको कोई स्टेप्स नहीं दे रहा हूँ, आप जस्ट फ्रीक आउट, मैं देखना चाहता हूँ आपकी बॉडी में रिदम, ये सब कैसा, आप डांस कैसा करते हैं। तो पंजाबीज में यार, तो डांस का तो आपको पता है। तो इशारे की जरूरत है, गाना चला दिया तो बहुत है वो तो। मैं नहीं भी बोली, आप बजा दीजिए, मैं ऐसे ही नाचना शुरू हो जाता। हाँ जी। तो उन्होंने वो सॉन्ग प्ले किया, इट वाज अ वेरी फुट टैपिंग नंबर, मतलब जिसको सुन के किसी के भी पाँव थिरकने लग जाए, वैसा वाला सॉन्ग था वो। मैंने I did what I had to do, and then after that he said very good, because I just liked what I saw। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके I'll keep you posted। अभी तक मैं पूरी तरह से ज़ाप्ट हूँ, मुझे नहीं पता क्या रहा, टोटली परप्लेक्स्ड कि सडनली मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मैं आई जस्ट फिनिश माय फैशन डिजाइनिंग कोर्स, मैं वहां परस्यू करना चाह रहा हूँ उसको एज अ करियर, तो यहाँ मैं कुछ अलग ही टोटली ऑपोजिट कर रहा हूँ। बट एज यू सेड, इट वाज माय डेस्टिनी। सो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है, मतलब दे हैव फाइनलाइज्ड। ओह वाओ, आई वाज टोटली टेकन अबैक। एंड मैं आपको अब ये भी बता देता हूँ, 4,000 रुपए जो थे उन्होंने मुझे ऑफर किए थे। अच्छा। नाउ जस्ट इमेजिन समबडी who's in a struggling phase, okay? As in, I did not, मैं मुंबई में था, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना बंद कर दिया था। मैंने कहा जो भी होगा मुझे ही करना है यहाँ पे। सो व्हेन यू हैव नो वर्क, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज सच, उस समय में आपको कोई 4,000 रुपए जब ऑफर करता है, वो 40,000 के बराबर लगता बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है, और उस पाथ पे जहाँ कभी सोचा भी नहीं जाएंगे, और आप स्क्रीन पर आ रहे हो, डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस काम को, आपको इल्म ही नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या है, बट इट्स अ वंडरफुल है। थिंग। बस वो के साथ एक बाबा के ऊपर था कि जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा होगा, अच्छा ही करेगा। एंड आई डिड नॉट सी एनी हार्म इन इट। और ये फैक्ट था उस वक्त। हम जब मैं अगर मुड़ के देखता हूँ तो उस समय आई थिंक इंडस्ट्री में कुछ 3 या 4 सिख मॉडल्स थे जो काम कर रहे थे, जो मेरे 1-2 पहचान के भी थे उसमें। लेकिन मैंने इसको सीरियसली प्रोफेशन के तौर पे लेने का ऐसा कोई मन नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर ये ऐसा है तो मैं साइड बाय साइड ये भी शायद कर ही सकता हूँ। अगर फैशन डिजाइनिंग को, मैं ऐसा नहीं कि मैंने उसको दिमाग से निकाल दिया, मैं वो भी करना चाह रहा था। तो चलो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट डे हुआ, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो अब पता चलेगा कब है शूटिंग वूटिंग। और पॉपुलैरिटी लेवल जो म्यूजिक वीडियोस का उस पर जो था, अगर आप बहुत एक ज्यादा। म्यूजिक वीडियो में भी फीचर हो जाते हैं, इट कैन टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। अब आप क्या, मैं वो सपने कैसे देख रहा हूँ। शूटिंग होगी, अब ये ऑन एयर आएगा, पंजाब में तो हल्ला हो जाएगा, बिकॉज दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, फ्रॉम पंजाब, मेरा कॉलेज भी पंजाब से ही हुआ, तो अच्छा, हार्डकोर मतलब तो बॉर्न एंड पंजाब बॉट अप इन पंजाब। ओके, पंजाब। एंड देन फिर आप मुंबई गए। के बाद में फैशन डिजाइनिंग के लिए लेटर आई के, मतलब हम्म। उसके पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीज को लेकर ना थोड़ा पशुपेश में था। होता है ना कभी कभी कि पेरेंट्स कुछ ये आपको ये करना चाहते हैं कि वो आप ये कीजिए, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं। वो थोड़ा सा ये हो रहा था, बट मुझे ये था कि मुझे आर्ट से रिलेटेड ही कुछ करना, ये बात तय थी। एंड दैट्स द रीजन आई जॉइन फैशन डिजाइन।
राइट। तो वुड यू लाइक टू शेयर द सिंगर्स नेम एंड द सॉन्ग, अगर यस, पता लगे तो बहुत अच्छा है। वही आपको मैं बता रहा हूँ कि वो हुआ क्या। अच्छा। तो बाद मुझे कॉल आता है कि उसी कोऑर्डिनेटर का जिसने मुझे भेजा था, इंस्टाग्राम के अंदर थोड़ा कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से मेरे जितने मॉडल्स थे जो मेरे थ्रू जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द बजट ऑफ कॉस्ट, मे बी ही मस्ट हैव कोटेड समथिंग एल्स एंड वो उनको नहीं समझ में आ रहा था। उस वजह से उन्होंने उसका पूरा ही मॉडल का जितने वो उनके थ्रू मॉडल जा रहे थे वो सारे कैंसिल कर दिए। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग। अच्छा। बट उससे हुआ ये कि जो 4 फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे, सैंपल हो गया। the same coordinator handed over a list to me जिसमें करीब उस वक्त के 15-16 जो और कोऑर्डिनेटर्स थे। उसने कहा अमरिंदर आप प्लीज आप मेरी बात सीरियसली लीजिएगा, इसको इन सबको अपने फोटोज भेज। बोला ठीक है, ये नहीं हो पाया, आप नए हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ये यहाँ रोज होता है। ये शायद ये नया होगा, बस इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ आपको लगेगा सब फाइनल हो गया, कल शूटिंग है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज वन ऑफ दैट केस। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है, इट्स ओके। तो लेकिन वो सिलसिला चल पड़ा, एंड देन आई सर्कुलेटेड ऑल माय फोटोग्राफ्स टू द कोऑर्डिनेटर्स, एंड देन एक दो बार मुझे कॉल्स आने शुरू हुए। मेजर ब्रेक हुआ मेरा म्यूजिक वीडियो का था, मनमोहन वारिस इज द सिंगर। उसमें कोका करके तो खानी दिल ले गया, दैट वाज, एंड देन पहले था अजब अभी चूट ले पीन भुला रहे, दीज टू सॉन्ग्स ऑफ द सेम सिंगर। इनफैक्ट जब पहले मैंने उनका म्यूजिक वीडियो किया उसके बाद उन्होंने ही इंसिस्ट किया कि आई वांट द सेम सिक मॉडल इन माय नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो आल्सो। हाँ जी, ग्रेट हिट्स। तो आगे शूट करके अपना प्रोशन चले गए थे, एंड वी हैड गिवन दिस इंस्ट्रक्शन टू द प्रोडक्शन हाउस कि मुझे वही सिक मॉडल जो है दूसरे वीडियो में भी चाहिए। और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। आज भी अगर आप पंजाब में किसी से बहुत बात सुनते हैं, बहुत सुनते हैं जी। आदिल पापी झूठ ले पीन भुला रहे लैली वाज अ बिग हिट, इट वाज अ बिग हिट। हम अपने एरिया हिमाचल, में पंजाब, दिल्ली शादियों में यही चलते हैं गाने, यस, एंड पीपल लव इट। वो नए पुराने नहीं होते, वो गाने फेवरेट्स होते हैं कि भाई ये तो चलना ही है। हाँ चल रही है, चल। और उस वक्त सोचिए ना, जब वो रिलीज हुआ सॉन्ग, मैंने जैसे कि आपको कहा कि वो पॉप का जो दौर था वो एक अलग ही दौर था। मतलब आप टीवी में दिख जाना, और एंड आई वाज द मेन मॉडल इन दैट सॉन्ग, मेन मॉडल था। उसके बाद जो पूरा पिक्चराइजेशन था वो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मेरी जो हीरोइन उसमें दिखाई गई थी, इट वाज अ ह्यूज थिंग, इट वाज अनबिलीवेबल। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि दिस प्रोजेक्ट हैज कम टू मी। एंड इज अ वेरी फेमस सिंगर पंजाब में, अगर आप किसी से भी मनमोहन वारिस जी का नाम देंगे, वेरी उनके वेरी फेमस। बहुत फेमस है। इस कनाडा पे, लेकिन वो सारे के सारे बहुत फेमस है, और उनके गाने में एज अ मॉडल आना वाज अ बिग थिंग। बिग So थिंग। that's how it started. उसके बाद फिर मैंने एड्स वेड्स किए, जो पिक्चर्स जाने लगे लोगों के पास, तो आई डिड लक्स का मेरा पहला एड है, मुझे आज भी मुझे याद है मैंने किया था। एंड देन आई वेंट ऑन शूटिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल्स। MS धोनी के साथ अशोक लेलैंड किया, करिश्मा कपूर जी के साथ नागपा मसाले किया, अनिशा कपूर के साथ बाग बकरी चाय किया, बहुत सारे एड्स, अच्छे अच्छे एड्स भी किए। एंड देन आई टुक एक्टिंग वेरी सीरियस। हालांकि मेरी कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने कहा अगर इसको प्रोफेशन के तौर पर लेना है तो आपको सीरियसली फिर काम करना होगा उस चीज से। तो बाय डिफॉल्ट मैं एक्टर। बाय बाय गॉड्स ग्रेस आई मस्ट से कि वो तो कृपा हो गई आप पे, और आपने समझ लिया ये मेरे लिए है, बस चलते जाओ, वो नेवर गिव अप स्पिरिट। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पहले जैसे आपने बताया कि फर्स्ट सॉन्ग पे इतना कुछ होने के बाद वो जब स्टेज आती है, जब आपको ये पता चलता है कि नहीं ये होने वाला नहीं है, ये एक सपना है, अब ये तो टूट ही गया, उस टाइम पे ही इंसान या तो उठता है या फिर कहता है बस मुझसे नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही हो गया। लेकिन कभी 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 वही छोटी, वही 4 फोटोग्राफ्स के साथ आपने मतलब पूरी मेहनत की, वो सारी लिस्ट पे वर्क किया, सबको फोटोग्राफ्स, ये हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। गिव अप कर दिया तो कुछ भी नहीं है। आई वुड हैव इजीली पुट असाइड दैट लिस्ट, नहीं यार छोड़ो बहुत टाइम पर, ये सब नहीं होता है। एक होता है ना कि पहला ही जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो रहा है जिसमें आपको एक सेटबैक मिल जाता है कि नहीं यार इतना आसान थोड़ी है, तुमने क्या सोचा था, तुम्हें डांस कर दिया, सॉन्ग मिल गया तुम्हें, तुम एक्टर बन गए, वो भी आपके दिमाग में चलती है बात। लेकिन मैंने कहा नहीं, लेट मी गिव इट अ ट्राई। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, डेस्टिनी में अगर आपकी लिखा है ना रुचि, तो आप वहां चल के जाते हो, चल के जाते हो, सही में। और आप घर चल तक के बंदा आता है कई बार तो कि नहीं भाई तुम ही करो, तुमसे ही Yeah, करवाना। I've had those experiences also. Trust me when I say this. मैंने अभी आपसे MS धोनी की एड का जिक्र जो किया था, जी।
जी। उस कैट का ऑडिशन हुआ था, आई थिंक ये 2011 की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है। जब इनके ऑडिशन का मुझे कॉल आया कि इस तरह से अशोक लेलैंड का एक ऐड है एंड वी आर लुकिंग फॉर अ सिख मॉडल, MS धोनी है मेन उसमें मॉडल। तो उस दिन ना कुछ ऐसा था कि मैं जा ही नहीं पाया ऑडिशन के लिए, कुछ रिकॉर्डिंग मेरी ऐसी फंसी हुई थी, वॉइसिंग तो चल ही रही थी। अ, मैंने कहा शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगा। रात के 8:30 बजे उनके असिस्टेंट का मुझे फोन आता है, कहते उसने पूछा नंदन आप घर पे हैं क्या? मैंने कहा यस आई एम होम नाउ। बोले इज इट ओके इफ आई कम टू योर हाउस एंड ऑडिशन यू? आप सोचिए जो हम बात कर रहे हैं ना कि चीजें चल के आ जाती हैं जब आपकी घर पे आके ऑडिशन डेस्टिनी। हो रहा है। टू माय प्लेस, सुनील उनका नाम था असिस्टेंट का। मैंने कहा सुनील आर यू श्योर, बिकॉज उस टाइम पे सेल्फ टेस्ट नहीं हुआ करते थे। ओके। आज जो है चीज बदल चुकी है, आज आप घर से अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं भेज प्रोडक्शन सकते हाउस हैं। को या उनको कास्टिंग डायरेक्टर को, बट उस वक्त वो खुद स्टूडियो में ऑडिशन करते थे। He came home and first time ever I did it in front of my parents. मैंने उनके ओके। सामने सारा ऑडिशन हुआ। सुबह 8 बजे मुझे कॉल आता है नंदन यू आर ऑन। ओह वाओ, सी व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब था ये किस्मत में, मैं नहीं जा पाया। मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा था। सोचिए बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डूंगरपुर में। एंड उनके आई मीन MS धोनी है, कम ऑन। किसी राइट। को अट्रैक्शन हो सकता है कि भाई इतने बड़े स्टार के साथ आपको काम करने का मौका मिला, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक एनीबॉडी वुड बी डिसअपॉइंटेड। बट लिखा था किस्मत में से वो। लिखा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कुछ ऐसा होता है ना, एक एक मोमेंट आता है, आर्टिस्ट को ना खुद पे गुरूर होता है, खुद पे खुशी होती है, यार तूने ये कर दिखाया, ये यस मतलब मेरी भी कुछ वैल्यू है, आई एम अ आर्टिस्ट, पीपल आर लविंग, दैट इज व्हाई यस दे आर आस्किंग मी टू डू दिस। तो वो जो एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी भी कोई कमियां नहीं है, मैं अगर और इम्प्रूव करूँ तो मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो वो पॉजिटिविटी आ जाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है अपने काम को बढ़ लेके, जाता आप और है। सीरियस हो जाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली वही होता है कि इट्स अ प्रोसेस। और लर्निंग का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लर्निंग तो हमारी लास्ट ब्रेथ तक भी जो है ना वो रुकने वाली नहीं है। यस। हमारा हम जिस जिस प्रोफेशन में है, हर कोई एक नया इंसान, कोई नया आर्टिस्ट आपको कुछ ऐसा सिखा के चला जाता है। दैट इज इफ यू आर ओपन टू लर्निंग। अगर आपने अपनी आंखें कान बंद कर रखी हैं कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो देन आई एम सॉरी यू हैव हिट अ डेड एंड ऑलरेडी। ठीक है, आप एंड एंड तक सीखते चले जाएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो आपका इतना ब्यूटीफुल कहते हैं ना जर्नी में शुरुआत जो थी, मतलब कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, वही धूप छांव वाली कहानी चलते चलते आपने इतनी मेहनत की और इतना काम किया कि फिर आप SRK के साथ स्क्रीन पर आए, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर एंड वन एंड ओनली इरफान खान। व्हाट एन एक्सपीरियंस, मतलब इतना मजेदार है ये सोचना इरफान खान का के बारे में, लाइक SRK के बारे में। तो ये जो एक्सपीरियंस इंसान, एक आर्टिस्ट की ना ड्रीम होती है कि मैं इन यस लोगों के साथ कभी बैठ भी पाऊं, चाय भी पी पाऊं और काम करना, तब तो बहुत ही बड़ी बात है। और इतनी मतलब ऐसी बैकग्राउंड से आना जहाँ कोई कहते हैं ना वो वाली बात नहीं है कि नहीं आपको कहीं अप्रोच कर दिया गया या आपको बोल दिया गया कि चलिए वहां चले जाइए, नाम ले लीजिएगा, काम हो गया। आपने खुद से वो अपना खड़ा करना सारा प्लेटफॉर्म, और फिर आप वहां पहुंचते हैं इरफान खान के पास और SRK के पास। तो कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस या एनी स्टोरी इफ यू वांट। एड का तो क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में स्टार्स को अक्सर लिया जाता है, भी क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स, उनको अक्सर लिया जाता है। लेकिन किसी फीचर फिल्म में रोल पाना, एक अच्छी फीचर फिल्म में और अच्छी स्टार कास्ट के साथ, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आई मीन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी टू गेट अ रोल इन दोस काइंड ऑफ फीचर फिल्म्स। मुझे याद है इरफान खान जी के साथ इस फिल्म में दिल कबड्डी में काम करने से पहले मैं उनके घर पे गया था एक बार। और वाह। मैं आपको बता देता हूँ, इरफान खान जी एक समय पे एक सीरियल बनाना चाह रहे अच्छा। थे। वो मलाड में रहा करते थे तब, और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। उस ऑडिशन में इरफान खान जी खुद मौजूद थे, कैमरा उनके हाथ में ओहो, क्या बात है, क्या बात फर्स्ट इनकाउंटर था इरफान खान जी के साथ। उस टाइम पे उनका हॉलीवुड में या उस तरह से उनका नाम उतना बड़ा नहीं था ऑनेस्टली, बट आई मीन ही वाज ऑलवेज अ फैंटास्टिक एक्टर, उसमें कोई है। दो राय नहीं। यस। लेकिन वो सीरियल में कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। तो ये एक फैमिली थी जिसमें सिख हस्बैंड है और उनकी जो वाइफ है वो साउथ इंडियन। ओ। एंड
कुछ उनके में नोक-झोंक चलती है और उसके ऊपर कुछ उनका सीरियल था। तो एक सीन था पूरा जो उन्होंने अपने घर में मुझे पूरा ऑडिशन किया था, शूट किया था उन्होंने। ये मेरा पहला उनके साथ एनकाउंटर रहा। क्या बात है। For some reason उनका वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, वो सीरियल नहीं बन पाया। I don't know what happened. But cut to I met him at this thing on the sets of Dil Kabaddi. And जब हम बैठे, अब मैं सोच रहा हूँ कि इनसे कहूँ कि मैं आपसे बहुत पहले मिल चुका हूँ। क्या होता है कि जब when you are meeting a star, you're working alongside him. आप ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते कि you are like a wannabe, you are trying to get too close to the star. वो होता है ना एक थोड़ा सा कि यार जबरदस्ती वो वाला। आप कंफर्टेबल खुद भी रहना चाहते हैं, सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील करना कंफर्टेबल करना चाहते हैं। बट टू माय सरप्राइज, इरफान खान जी being such a big star, he did not even for a second made me feel कि that you are playing my friend या ऐसा कुछ है। like वो important character था। It's not that it was a secondary character sort of a thing. अनिल सीनियर जी जो डायरेक्टर थे, उस सीन डिस्कशन हो रहा था एंड वी वेंट टू द वैनिटी वैन इरफान खान जी के साथ, वो सीन डिस्कस करना। तो एक स्टेज उसमें एक ऐसी थी, अगर आप वो सीन देखोगे, वो एक मॉडल है जिसकी तरफ मैं देख के उनको कहता हूँ कि आई मीन वी आर प्लेइंग फ्रेंड्स, देखना तेरी सेटिंग हो जाएगी, तू कोशिश तो कर। ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो एक पॉइंट पे कुछ ऐसा आया जहाँ पे डायरेक्टर को भी नहीं सूझ रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं फनी एलिमेंट देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ एक ऐसा करते हैं यहाँ पे दोस्तों की मस्तीबाजी, लाइक बाजी। वो एक मोमेंट उनको उस पूरे सीन में चाहिए था कि जिससे वो थोड़ा फन क्रिएट हो सके। फन क्रिएट हो। इरफान जी भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, और वो भी। मैं उतना बड़ा स्टार नहीं था कि मैं झट से बोलूं सर ये करते हैं ना। यू हैव टू बी डिग्निफाइड, यू हैव टू शो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स। मैंने कहा, मेरे में एक चीज हमेशा से रही है कि मैं सजेस्ट जरूर करता हूँ। मेरे मन में कुछ बात आती है तो मैं उस चीज को लेकर मैं अपने तक नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि सुझाव तो दो यार, कम से कम बताओ तो हो सकता है क्लिक हो जाए। So I very hesitantly I said, sir, may I suggest? Said, sir, tell me क्या है दिमाग में। मैंने कहा जब मैं ये डायलॉग लाइन जब मैं बोलता हूँ तो मैं एक लुक देता हूँ जो सामने मॉडल खड़ी है उनकी तरफ, and then I just wink at इरफान जी and just see if it works. दोनों ने इस रुचि में आपको बता रहा हूँ, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि यार देखो चलो ठीक है, रिजेक्ट करना एक अलग बात, इतने नहीं यार दिस इज नॉट वर्किंग। बट एक होता है कि यार आपको भी लगता है कि यार कहीं आप ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, यू नो। एक एक शब्द सोच के बोलते हो, नाप तोल के बोलते हो। हाँ बिल्कुल, दैट इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। जब जब आपका नाम बन जाता है ना तो लोग आपकी सुनते हैं, फिर आपको पूछने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती। राइट। एट द सेम टाइम एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ वॉइस एक्टर, आप डिग्निफाइड हमेशा रहिए, अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन कीजिए। तो मैंने जब सुझाव दिया तो इनफैक्ट दे बोथ लाइक्ड and Irfan ji was the first to react. वो तो ये करते हैं। I was like, okay, look, he's a different kind, you know, because egos भी बड़ी fragile होती हैं, आपको पता है इंडस्ट्री की स्टार जो है वो they don't take too kindly sometimes कि अच्छा यार ये एक्टर आके मेरे को सलाह दे रहा है, you know, I'm the star। इस बड़ी बात होती है ना। यस। तो वो चीज अक्सर हम देखते हैं, पर जब आप एक तरीके से चीजें सलीके से किसी को बताते हैं वो या तो वो रिजेक्ट करता है या फिर कहता है नहीं यार इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो बट देन टू माय सरप्राइज इट डिड वर्क आउट एंड वो सीन बहुत ही अच्छा निकल गया है। इनफैक्ट व्हेन वी फिनिश दैट सीन, तो एडिटर और मॉनिटर पे जो लोग बैठते हैं, खैर उन्होंने तो डायरेक्टर ने तो बोला ही मैंने बहुत बढ़िया। वो जो सीन मैंने देखा ना, जब मैं देख रहा था मॉनिटर में, एक सेकंड के लिए भूल गया था कि आई एम सिटिंग ऑन द मॉनिटर, मुझे टेक्निकलिटी देखनी है। इट केम आउट सो वेल that you were actually, both of you were looking like friends, और एक टांग खींच रहा है कि हे जाना देखना फिर पटेगी तेरे साथ। ऐसा कुछ सीन था यार, तो जो until नेचुरल सा वो एक नेचुरल बॉन्ड दिखे फ्रेंडशिप का एंड ऑल। एग्जैक्टली, इट हैड टू बी वेरी नेचुरल। आप जानते हो इरफान खान खुद बहुत ही फैबुलस, मतलब गॉड ब्लेस हिज सोल, जिस तरह के वो एक्टर थे ना, वो आपके साथ जब काम में ऐसे लगेगा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ही सो नेचुरल, ही वाज सो नेचुरल। सब लोग उनको नेचुरल एक्टर के तौर पे ज्यादा जानते हैं यार, वो बात करते करते एक्टिंग कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सो गुड। सो वो एक्सपीरियंस रहा। फिर देन जब तक है जान बस, तो मैं अभी क्या बोलूं, इतनी बड़ी ह्यूज स्टार कास्ट, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा हाउस, YRF, मतलब दुनिया मरती है काम करने के लिए उनके साथ। नाम ही काफी है।
नाम ही काफी। Unfortunately, it turned out to be Yashi's last film, but वो शायद मेरे लिए वो लिखी थी, उनका एक लास्ट वेंचर मेरे साथ, मैं उनके साथ काम कर पाया, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैंने उस फिल्म के लिए पहले जब ऑडिशन किया था तो एक कर्नल के रोल के लिए था, जो सिर्फ एक सीन का रोल। तो जो ऑडिशन हुआ तो उन्होंने बाद में कहा कि अमरिंदर आप थोड़ा सा अंडर एज है इस कैरेक्टर के लिए, कर्नल के लिए, सो इट विल नॉट वर्क आउट। नो प्रॉब्लम, हमने अपना काम किया, ऑडिशन देना था वो दिया। तो डिसअपॉइंटमेंट तो थी कि हो जाता तो अच्छा था, चलो, बट तो 3-4 दिन बाद मुझे जब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि हम एक और ऑडिशन आपके साथ करना चाहते हैं, दिस टाइम इट इज फॉर कैप्टन कमल सिंह, जो एक शाहरुख के साथ 3 ऑफिसर थे, उनमें से एक है, तो वी वुड लाइक टू ऑडिशन यू फॉर द सेम। मैं गया, मैंने ऑडिशन किया, उनको अच्छा लगा, एंड उसके बाद एक और ऑडिशन किया उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ। हम तीनों जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे लोग, ऑफिसर्स, इन सबके साथ जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनके घर पे हमने विद फुल यूनिफॉर्म एंड पूरा एक माहौल आर्मी वाला जो क्रिएट करके वो पूरा सीन शूट किया। उसके बाद यशी ने फाइनल किया। तो वो आर्मी यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो एक सपना तो पूरा हुआ होगा कि जाना तो वही था। मैं इसके पहले रुचि 2 और आर्मी ऑफिसर्स के रोल्स कर चुका था। अच्छा, ओके। मेरा सबसे पहला जो टीवी शो था, सबसे पहला टीवी शो था मंजिलें और भी है ऑन सहारा। वेरी वंडरफुल शो, व्हाट अ वंडरफुल। पता नहीं अगर आपको याद है। मुझे याद है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वो मेरा सबसे पहला सीरियल था, जावेद सैयद जी डायरेक्टर थे उसके, जी। उन्होंने वो शो किया था। एंड सो मेरा पहला वर्दी का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, कि मतलब फील, आई मीन दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, द मोमेंट यू वेयर दैट यूनिफॉर्म ऑन योर बॉडी, इट्स लाइक आप एक अलग उसमें पहुंच जाते हैं। तो वो मेरा, ये जब तक ये जान वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस। एक बट जिम्मेदारी हो जाती है वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद कि भाई अब तो और भी बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि अब यस, ये तो देश की भी बात है, यूनिफॉर्म की बात भी है, और करेक्टर तो डेफिनेटली है। बहुत सारी एब्सोल्युटली, जिम्मेदारी हो जाती है। यस यस। वो फाइनल हुआ, फिर हमारा 25 दिन का आउटडोर था लेह लद्दाख और कश्मीर का। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस, आई मीन आई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वो मतलब एक पूरे आदित्य चोपड़ा जी को वहां काम करते देखना, यश चोपड़ा जी का, आई मीन ही वाज 80, जस्ट इमेजिन। हम लोग थक के शायद कभी कभी बैठ जाते थे, यश चोपड़ा जी वाज ऑलवेज स्टैंड, ऑलवेज सो फोकस्ड, एंड मतलब पूरा फिल्म मेकिंग में घुसे हुए, उनका कहीं पे भी पैशन ऐसा नहीं लगा कि he was 80, but then I mean I fell in love with both Yashi and Aditya Chopra, both very passionate about filmmaking, and no wonder आज YRF जहाँ पे है, it is because of all that only, it is their passion for films and डेडिकेशन, पैशन। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा यूनिवर्सिटी क्रिएट हो जाता है कि अब यहाँ पर अगर छोटा सा भी रोल हो या बड़ा रोल हो, आज आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हो। मतलब yeah, अपॉर्चुनिटी तो है ही, बट ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इतने सारे स्टार्स के अराउंड रह रहे हैं। तो लाइक 20-25 डेज इज अ बिग टाइम, और वहां पर कितना yeah, कुछ देखने को, समझने को मिलता है। बहुत कुछ, and then Shahrukh sir again, I mean working alongside him, he's an institution in itself. तो मतलब सब लोगों के इनके साथ काम करना है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, you know, and that goes for me also. And Anushka was there, कटरीना जी, हालांकि कटरीना के साथ मेरे उतने नहीं थे पोर्शन, जस्ट एक लास्ट शॉट में हम लोग थे फिल्म का जो एंड लास्ट सीन था। Okay. But then Anushka was again fun to work with, you know, she was very cooperative. Shahrukh was again, I mean, obviously जितनी बातचीत होनी चाहिए उतनी उनके साथ होती थी, but then he was also very passionate about his scenes. लोग जिन जिन scenes में हम लोग साथ में थे वो पूरा बार बार रिहर्स करना, अच्छा ये इस लाइन को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, you know, fully involved. So what a wonderful experience it turned out to be. Great experience. ग्रेट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि लास्ट मूवी यश जी की, और आप वहां थे, वो और आपने महसूस किया। हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है, और हम वहां पर रहकर ये समझ पाते हैं कि यार इतनी लंबी जर्नी, जैसा आपने कहा, मतलब 80 साल के बुजुर्ग से आप क्या इतनी उम्मीद कर पाएंगे, बट वो पैशन, अपने काम से उतना प्यार अगर हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज मुझे पॉसिबल। बहुत बुरा भी लगा क्योंकि हम लोग जब वापस आए तो वो स्विट्जरलैंड जाने वाले थे कटरीना जी के साथ शूट करने के लिए एक सॉन्ग। तो फिल्म वाज ड्यू टू बी रिलीज्ड इन नवंबर 2012, यस, नवंबर 2012।
मार्च नवंबर को वो फिल्म रिलीज होने वाली थी, और वो अक्टूबर में लास्ट वीक या उसके पहले वीक में जाने वाले थे स्विट्जरलैंड में। उनको डेंगू हुआ और फिर उसके बाद लॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने टेलीविजन में काम कर लिया, मूवीज में काम कर लिया, कहाँ शुरुआत एक सॉन्ग की मॉडल की तरह आपने शुरुआत करने की कोशिश भी नहीं की और होता चला गया, एंड देन वो नेवर गिव अप स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़े, एंड देन हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड द साउथ वॉइस इंडस्ट्री। तो मतलब वहां तक पहुंचना, अब उसको छूना, हॉलीवुड को, एक अपने आप में अचीवमेंट है। हिस्ट्री टीवी 18 के लिए आपने मल्टीपल वर्क किया है और इतना उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया आपके काम के लिए, इतने सालों से आप कर रहे हो। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करेंगे? वॉइस इंडस्ट्री में जो अपना अपने वॉइस ओवर करना और डबिंग करना जो शुरू किया, इसकी अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट वर्क कैसा रहा आपका, शुरुआत कैसे रही? हाँ जी। मैं 2004 की बात है ये। मेरे अगेन मेरे एक फ्रेंड थे जिनसे मैंने पूछा, क्योंकि वॉइस को लेकर मुझे काफी लोग बोला करते थे, मतलब आपकी आवाज अच्छी है, आपको कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऑनेस्टली, आपको भी पता है उस वक्त वॉइसिंग को लेकर इतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस। आज तो हम बहुत कुछ जानते हैं वॉइस ओवर्स के बारे में, या वॉइस इंडस्ट्री के बारे में, या इस प्रोफेशन के बारे में, बट उस वक्त ऐसा कुछ नहीं। तो लकीली अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज वर्किंग विद अ ट्रेड मैगजीन। ओके। तो उनको कोई ऐसा शख्स जानता था जो जो ऑलरेडी डबिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो मैंने कहा प्लीज पुट मी टू देम एंड लेट मी सी इफ थिंग्स कैन वर्क आउट, बिकॉज मैं अब एक एक्टिंग की जो बॉलीवुड की हमने बात की, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है आपके पास एक साल लगातार काम हो, देन अगले 2 साल तक हो सकता है आपके पास कोई काम, एंड इट इज विद एवरी एक्टर, इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हर एक्टर के साथ ऐसा होता है कि सडनली देयर इज नो वर्क। अब आप क्या करेंगे? आप कितना लोगों के साथ फॉलो अप भी करेंगे, कितना आप उनके साथ फोन कर करके उनको याद दिलाएंगे कि भैया हम भी हैं, हमें भी कास्ट कीजिए, यू नो। एंड दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉलो अप्स। बट एक स्टेज आती है जब आपके पास आपने सबको फॉलो अप भी कर लिया है, अब क्या बचा है भाई? काम तो करना है, तो मुंबई में सर्वाइव करना है, इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, आपको अपने खर्चे संभालने हैं, सब कुछ करना है। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मुझे कुछ ना कुछ साइड में करना हो, मुझे समथिंग आई हैव टू डू। तो वॉइस की जब ये बात आई, मैं अपनी माँ जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं वॉइसिंग की बात करूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। She pushed me like anything, Ruchi. She pushed me. She said, Amanda, you do it. You do it. मतलब मैं एक स्टेज पे मैंने कहा देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, कोर्स करना है अभी, उसके लिए अलग से ये करना पड़ेगा, ये वो। She pushed me. In fact, she gave me some of her savings. मैंने कहा, क्यों मैं नहीं करना चाह रहा था कि मैं उनसे हेल्प लूं, बट देन शी सेड नो, यू हैव टू डू इट, आई एम योर मदर, राइट? हमारा भी कोई हक नहीं है क्या अपने बच्चों को? मैं मिला G.R. बरवाली जी से, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, जिनकी वजह से अगेन जो वॉइसिंग का जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ, सब उन्हीं की शिक्षा है। उनसे मैं मिला। उनका ये फंडा था कि मैं ऑडिशन करूंगा आपको पहले, एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, G.R. बरवाली जी दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर है। जी जी जी। उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारी वॉइसेस दी है, and I was very very fortunate to come across him, and getting trained under him was a dream come true. उन्होंने कहा मैं ऑडिशन करूंगा, मैं देखूंगा, अगर लगा मुझे कि आप वॉइसिंग के लायक हो तो ही मैं, अदरवाइज डोंट फील बैड, आई टेल यू ऑन योर फेस कि आप ये नहीं कर सकते, कुछ और कीजिए। डरा डरा मैं गया, उनसे मिला, ऑडिशन किया मैंने, तो उनको अच्छा लगा। आई लाइक इट, आपकी आवाज भी ठीक है, कुछ चीजों पे काम करेंगे हम, मैं आपको एनरोल करता हूँ कोर्स के लिए। सो 6 months का कोर्स था, बट लकीली वो कोऑर्डिनेशन में भी थे। जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो हम देखते हैं टीवी पर, वो काफी सारे प्रोडक्शन कंपनी के साथ उनका टाई अप हुआ है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, तो ऐसा होता है कभी कभी कि भाई किसी प्रोडक्शन हाउस को मॉडल सॉरी वॉइस की जरूरत है, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं है। तो वो क्या करते थे, वनमाली जी को, सर आपके बैच में कोई अच्छा स्टूडेंट भी अगर है तो मैनेज, तो प्लीज हमें बताइए, आप भेजिए, जो भी हमारा एक बजट एक होगा, हम डिसेंट बजट हम देंगे जरूर, बट फ्री में काम नहीं करवाएंगे। बिकॉज G.R. बरवाली जी वाज नोन फॉर, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अपने स्टूडेंट्स को लेकर वो इतने ज्यादा पॉजिटिव थे ना। एक दो बार ऐसा कुछ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। उन्होंने मुझे फिर ऑडिशन इनके लिए भेजना शुरू किया, छोटी छोटी जॉब्स के लिए।
जो मान लो एक बार ऐसे कुछ ऐसा थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जैसे आया, बिकॉज आई वाज न्यू, मुझे नहीं पता था वॉइस सीख रहे हैं। क्या, सीख रहा था। तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस ने बताया उनको कि ओवरऑल सब अच्छा था, ये एक दो चीजें थी, फिर तो रिएक्शन ये वुड गिव, उसकी बात मत सुनो, है ना? वाह। अभी आप अपनी सोचो, ट्रेनिंग पे उन्हें बहुत भरोसा था, राइट? आप पे बहुत भरोसा था। आप पे पूछा है और वो कहते हैं कि सामने वाला जिसने तुम्हें राय दी है वो कितना जानता है इसके बारे में। ठीक है, वहां पे जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो बंदा आया होगा, हो सकता है उसने 2 दिन पहले ज्वाइन किया हो या 15 दिन पहले ज्वाइन किया हो, उसे नहीं पता है। जो नुआंसेस मुझे पता है वॉइसिंग के, उसे नहीं पता होंगे। डोंट टेक इट सो सीरियसली, राइट? हाँ। एग्जैक्टली, बिकॉज स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट होगा मेरी जगह पे या मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं हम डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, मुझे मौका भी मिला, है ना? सर ने मेरे मेरे अंदर वो फेथ दिखाया कि अमरिंदर तुम जाओ, तुम कर सकते हो ये, बट मैं नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हुआ? सो दैट वाज हिज वे ऑफ बूस्टिंग यू अप। डोंट वरी, उसको नहीं आता है, यू नो आपको लगता था आई एम सेफ, मैंने कुछ ज्यादा ब्लंडर नहीं किया है, मतलब आई स्टिल स्टैंड अ चांस, मैं और भी मौका मिलेगा मुझे। एंड आई फेल इन लव विद दैट पर्सन। आई मीन, उनका एक छोटा सा स्टूडियो था, 6 महीने सिर्फ कहने की बात थी, जहाँ पे हमने सारी टेक्निकलिटीज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो एक वॉइस आर्टिस्ट को रेगुलर तौर पे करनी चाहिए, बिल्कुल। वो सारी चीजें तो हम करते ही थे फ्री टाइम में जाके। और मेरा भी ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ, जो मैं टाइम नहीं दे पाऊँ। अब जस्ट गो देयर एंड सिट देयर एंड स्पेंड टाइम विद, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन। ट्रू। उनके पास जो किताबें थी, मैंने आज तक किसी वॉइस कोच के पास नहीं देखी। इतना लोग भंडार जिसे कहते हैं ना, नॉलेज का जो भंडार था उनके पास। मैं जाके बैठना, अच्छा अमरिंदर यू लाइक टू डू द स्क्रिप्ट, चलो ठीक है। उनके पास इंटरनेशनल लेवल की स्क्रिप्ट हुआ करती थी, उनपे हमें परफॉर्म करवाते थे। सोचो, मतलब इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो 6-8 महीने जो मैं उनके साथ मैंने बिताए, फिर तो बस देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड स्लोली वी पुश्ड मी टू द मार्केट। बट उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, एड्स का तो मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है, देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स, देयर इज एनिमेशन हैपनिंग, देयर आर फिल्म्स हैपनिंग, देयर आर टेलीविजन सीरीज हैपनिंग। अब आपको उनके लिए स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। तो वहां से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, एज आई सेड अर्लियर कि वॉइसिंग को लेकर तब भी उतना कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, या आपको इतनी कॉन्टेक्ट नहीं मिलते थे लोगों के। कुछ लोगों से जब पूछा तो उनका रिएक्शन कि भाई अच्छा नया बंदा आया है, बताना नहीं है, वो होता है, इनसिक्योरिटी सबकी होती है, नहीं बताया। कामयाबी के बाद सब तारीफ करते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल होता है, हाथ बहुत रेयर लोग थामते हैं। आपको अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। अप्रिसिएशन मिलेगा कहाँ से? क्योंकि वो दिखाने के लिए सामने वाले को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं, ठीक है, ओके। जज बहुत करते हैं, और जरा सा अप्रिसिएशन ये होता है कि सामने वाले का बहुत कहते हैं ना, हिम्मत बढ़ा देता है, और वो कहता है कि नहीं, बताते हैं आप शायद उनको, कर पाऊं। उनको प्रोत्साहन प्रोत्साहन दीजिए, हो सकता है वो कल का नया कोई स्टार बने कल को जाके। एंड ऐसा होता ही है ना, हम सब कभी ना कभी नए ही थे। And voicing is all about practice, practice and practice. It's a lifelong journey. Nobody is perfect. आपको नोबडी, कभी भी अपना परफॉर्मेंस में लगेगा ही नहीं कि ये मेरा परफेक्ट टेक था। हर बार लगेगा और बेटर कर सकते हैं। तो या द प्रोसेस एब्सोल्युटली। ऑफ प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। और मेरा ये भी, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपने सामने वाले को कांटेक्ट नहीं दिया या उसको कहीं रेकमेंड नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा या उसको आप रोक लेंगे। यस। टैलेंट की तरह होता है, आप हम्म। उसको यहाँ से रोकिए, वो वहां से निकलेगा। यस। आप रोक नहीं पाएंगे, वो आगे जाएगा ही जाएगा। आपने एग्जैक्टली। नहीं किया, आप अगर करते तो कल वो आपका नाम लेता कहीं पे कि भैया इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई मीट दोस पीपल टुडे। आज वो बिल्कुल। वो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप इतना दिल से बोल रहे हैं, इतना दिल से बोल रहे हैं। देयर इज नो स्क्रिप्ट एंड नथिंग। वो दिल की बात है, अपनी जर्नी बतानी है और अपने दिल की बात बतानी है। पॉडकास्ट है क्या, दिल की बातें कर रहे हैं। और ये बस बताना कि अपने आप में, जैसे अपने मदर का जिक्र किया था, तो वो उनकी ब्लेसिंग ही तो है, जो कि सामने मेंटर भी अच्छा मिल गया, टीचिंग्स भी अच्छी मिल गई। और मुझे लगता है बेस्ट मेंटर जहां पर जिनके पास बुक्स हैं, टैलेंट है, काम भी है, आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, काम के लिए बोल भी रहे हैं। सो वंडरफुल। ये तो डेस्टिनी फिर अगेन देखिए, आपको नॉक करती है और कहती है कि जब दिल से काम करोगे तो वही होगा। तो आप बता भी बिल्कुल वैसा ही रहे हैं, दिल से एकदम। और ये फैक्ट है रुचि, आप किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत सारी पेशेंस आपको चाहिए। लोगों को लगता है
आई थिंक ये आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं फास्ट फूड वाली जनरेशन जैसे हम कह देते हैं कभी कभी हंसी मजाक में, ये फैक्ट है। हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लीजिए, उसकी सालों की स्ट्रगल है उसके पीछे, जहां भी वो पहुंचा है, और वो जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। जितने एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट भी हैं उनकी एक अपनी लेवल की स्ट्रगल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको, वो बहुत आराम से बैठ गए हैं, उनको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती या उन्हें अपने सैंपल्स भेजने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी भी एक इंटरव्यू में मैं बता रहा था, टिल टुडे आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग नाउ, येट आई, जो भी मैं नया काम करता हूँ, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, जो एजेंट्स हैं, उनको आप अपना काम भेजते रहिए, क्योंकि यू आर एज गुड एज योर लास्ट जॉब। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, प्लीज प्लीज डू नॉट टेक योर whatever little success that you have received, उसको इतना सीरियसली मत लीजिए। यू आर एज गुड एज योर लास्ट जॉब। और वो जॉब अलग तरीके का था, अब जो जॉब आप करने जा रहे हो वो टोटली नया है। किरदार अलग है, वो वॉइस ओवर अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसकी अप्रोच अलग है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है। अब वो नहीं चाहता कि अमरिंदर जो लास्ट टाइम किया तो वो नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट ब्रांड, दिस इज अ डिफरेंट ब्रांड, आप मुझे इसमें करके दीजिए, जो मैं चाहता हूँ वो करके दीजिए। सो इट्स अ डिमांडिंग प्रोफेशन एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट। एंड जब आप एक समय बिता लेते हैं इंडस्ट्री में, तो वो आपके शोल्डर्स पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो somebody has called you looking at your previous work, वो ये सोचता है कि yes he's got that kind of an experience, तो ये he will do justice to it, and you better do it। आपने जब स्टूडियो एंटर कर लिया, फिर कोई एक्सक्यूज, कोई ये काम नहीं आता है, यू बेटर परफॉर्म। आप ये कभी सोच के मत चलिए कि मैंने 15 साल बिता लिए इंडस्ट्री में, 20 साल हो गए, अब तो मैं एंटर करूंगा स्टूडियो में, आई नो एवरीथिंग। नो, यू कैन नेवर नो एवरीथिंग, यू कैन नेवर नो एवरीथिंग। आपको हर हर कैरेक्टर को, हर एक जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसको उसकी मेरिट पे लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और स्टाइल आप कितने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। एज एन आर्टिस्ट आप खुद पर कितना काम कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। जॉब कभी नहीं चलेगी। You have to have something extraordinary in you to survive that long. वेरी Sustain। ये मुंबई है, मुंबई है। इंडस्ट्री जो बॉलीवुड कह लीजिए या ग्लैमर कह लीजिए या फिर आपका एंटरटेनमेंट मीडिया, सब कुछ यहाँ पर है। और ये सिटी आपको इतना इंस्पायर करती है, मैं आपको बता नहीं सकता। एवरी सेकेंड a person can inspire you if you're really आप अगर वेरी नाइस। इंस्पिरेशन है आपके आसपास यहाँ पर, यस। ये मत सोचिए कि मुझे इससे नहीं सीखना है तो कल का आया है। नो, दैट पर्सन माइट हैव समथिंग दैट यू डोंट नो। देखिए तो सही, एक बार टटोलिए तो सही उसको। बहुत सही बात। हर इंसान के पास एक चीज ऐसी होती है जो आपके पास नहीं है, सीख लीजिए उससे, आपका दायरा कितना बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। क्या बात है। इट्स एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। सीखते जाइए, करते जाइए। हर हर क्लाइंट बड़ी खुशी होती है। मैं आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट माय वर्क। मैं जब जॉब करके भी आता हूँ, ऑन माय वे बैक होम मैं सोचता रहता हूँ, अरे यार इस लाइन को मैं ऐसे भी कर सकता था ना, उसको मैं ऐसे भी कर सकता था ना। तो जो हम कहते हैं ना कि आई एम द बेस्ट, मेरा बाजार है, मेरी लोग इंटरव्यू लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं, ये भाई इस गलत फहमी में आप मत रहिए। एक एक स्ट्रगल है जो एंड तक चलेगी। हाँ, लेवल बदल गया है उसका, उसका तरीका बदल गया है, और वो स्ट्रगल आज भी है। और ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स भी करते हैं, मतलब डायरेक्टर्स के साथ करते हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं। सिमिलरली हम भी, हमारी एक अलग लेवल की स्ट्रगल, सस्टेन करने की स्ट्रगल बन गए हैं ना। अब एक स्टेज आ गई है, अब दूसरी स्टेज पे जाना है तो वहां बने रहना पड़ेगा, वरना आप वाइप आउट हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट। सिर्फ नई जनरेशन में थोड़ी मुझे जो नजर आती है, और मैं जो लोगों से भी सुनता रहता हूँ अक्सर, पेशेंस की कमी। वेरी ट्रू। पेशेंस, एवरीथिंग टू बी ओवरनाइट, वो पेशेंस नहीं। इज द की। राइट, राइट। तभी वो पहले जो काम होता था तो उसमें इतनी पेशेंस होती थी, नजरिया बहुत अलग होता था, इतनी मेहनत होती थी, पूरा टीम वर्क होता था, तो वो एक लंबे दौर तक याद किया जाता था, और उसे आज भी हम देखते हैं। और जितना अभी जो हम आजकल का काम देख रहे हैं, उतनी उसकी उम्र कम है, उस काम की उम्र बहुत कम है, वो कुछ दिनों कुछ महीनों का रह गया है। अब नेटफ्लिक्स का जमाना है, अरे ये देख ली मैंने टेक्स्ट, अब दोबारा देखना नहीं चाहते उसको। और आप अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके जमाने की फिल्में, दीवार हो गई, ऐसी पिक्चरें हम बार बार लगातार देख सकते थे, हर हफ्ते देख सकते थे।
तो वो कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ अपना ना डेडिकेशन और बहुत पैशन और साथ में कहते हैं ना यकीन करना पड़ता है कि मैं मेरे अंदर अभी भी पोटेंशियल है और मैं और भी अपना बेहतर दे सकती हूँ।